सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज के जो वीडियो है वो आप सभी के लिए भाषा 2 भाषा हिंदी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी का 2018 यानी कि 18 नवंबर 2018 को जो पेपर आया हुआ था यूपी टेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, तो उसमें से दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे हम लोग प्रीवियस के हिंदी के 30 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करिएगा, जो कि आपको पता है टेट की जो डेट है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है वो दिया गया है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शिवराज भूषण या फिर शब्द रसायन देव या परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जैसा कि आपको पता है इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ठीक है ना, उद्धव शतक, और ना कि भारतेंदु की रचना है। यानी कि शिवराज भूषण की रचना भूषण है और शब्द रसायन देव, बाकी तो सब सही है जोड़ा, लेकिन जो उद्धव शतक है वो जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना थी। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया ना, यानी कि यही जोड़ा जो हमारा है वो नहीं हो जाएगा। और अन्य कवियों की रचनाएं जो हैं वो सुमेलित, जैसे हरिश्चंद्र, ठीक है ना, इस तरह से हरिश्चंद्र की गंगावतरण, इंडोला कलकाशी, ठीक है ना, ये सब हो जाती। चलिए आगे बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों दिया गया है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। जी हाँ, कौन सा युग्म इसमें जो है गलत है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारतीय, बिल्कुल सही है ये। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद या दर्शन दिग्दर्शन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। बिल्कुल साथियों यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला है वो जोड़ा एकदम सही, यानी कि राहुल सांकृत्यायन की रचना थी या कृति थी। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मी भारती ने लिखा था। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा था। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था? दिग्दर्शन जो है वो राहुल सांकृत्यायन की दर्शन विवेचना से संबंधित पुस्तक है, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन की ही है, हालांकि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ मेरा यही विचार है, या आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब विराम चिन्हों के हिसाब से यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सभी का सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यहाँ मेरा यही विचार, यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी के जो विराम चिन्ह लगे हुए कहीं कहीं पर गलत लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो ना, गलत लगे हुए हैं चिन्ह, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, आंसर आपको लगभग दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 34 नंबर की कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। चित्रण, बिल्कुल जल्दी से बताइए सभी साथी, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, शब्द प्रकृति का है, ठीक है ना, भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। देखिए आधुनातन जो है, ठीक है ना, आधुनातन ऑप्शन नंबर डी। शब्द का अर्थ क्या होता है? आधुनातन का मतलब होता है साथियों कि आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीनों का जो अर्थ होता है वह लंबे समय से चले आ रहे सतत काल खंड का होता है। मतलब आज तक घटित काल जो होता है उसे हम आधुनातन कहते हैं। जो बाकी के चिरंतन और उसके बाद शाश्वत, उसके बाद सनातन जो होते हैं, ये मतलब लंबे समय से चले आ रहा है, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, 35 नंबर प्रश्न की अवार्चनीय शब्द का विलोम होगा। अवार्चीन शब्द का विलोम होगा, जल्दी से बताइए, प्राचीन, आधुनातन या फिर सनातन। तो देखिए दोस्तों, जो अवार्चीन का जो शब्द का विलोम होगा वो क्या होगा, मतलब इसका अर्थ होता है नवीन,
ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, नवीन होता है, जबकि जिसका विलोम शब्द प्राचीन होता है, मतलब नवीन का विलोम जो क्या होता है, प्राचीन का होता है, आद्यनत का अद्यतन होता है, और तथा अधुनातन का क्या होता है, पुरातन होता है। अधुनातन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरातन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहड़ी, गृहड़ी, विभीषण या फिर जगत गुरु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो व्याकरण की दृष्टि से यानी कि गृहिणी जो है वो एकदम सही है, ठीक है, विभीषण ये भी सही है, जगत गुरु ये भी सही, लेकिन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरहड़ी। कौन सा अशुद्ध यहाँ पर पूछा गया, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी व्याकरण की दृष्टि से विरहड़ी जो है, विरहड़ी शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है, विरहड़ी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, विरहड़ी। विरहड़ी ही पे भी छोटी की मात्रा होती है यहाँ पर, जबकि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डुबाना मतलब सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, या माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ होता है कि लालच देकर, हरा भरा करना मतलब लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, मतलब इसका जो युग्म है कौन सा गलत है, ठीक है। सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ होता है कि लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वह बी हो जाएगा। बाकी लुटिया डुबाना मतलब उसने मेरी लुटिया डुबो दी, मतलब मेरा सारा काम जो है वो चौपट कर दिया, खराब कर दिया। और मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। उसके बाद माई का लाल मतलब तुम आप माई के लाल हो, मतलब साहसी व्यक्ति हो तो ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सही हो जाता है, लेकिन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से गलत युग्म, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। आगे बात आती है हमारे प्रश्न की 38 नंबर प्रश्न की कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दोते होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन जो आपका है 2018 में ये कोर्ट को क्वेश्चन गया था, ठीक है ना, कोर्ट को गया था। लगभग हर ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन कोर्ट में जाता रहता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका कोर्ट में गया था। क्यों गया था? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि जो ये कहा गया है इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है कि यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उसने अपने सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कि ये नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों को नाश करो, मेरी भव बाधा हरो, कठिनाइयों को नाश करो, ठीक है, नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया, ठीक है, परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो उठती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ में संदर्भ में राधा की स्मरण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर आपके जो यहाँ पर अलंकार होंगे वो दो अलंकार होंगे, ठीक है, दो अलंकार होंगे। कौन कौन से अलंकार होंगे? आपका एक तो अलंकार हो जाएगा कौन सा, एक तो आपका हो जाएगा श्लेष और रूपक, यानी कि इसमें श्लेष अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, दोनों अलंकार इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि जो श्लेष अलंकार है वो उसकी परिभाषा क्या होती है, वो क्या कहता है? वो कहता यह है कि जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। ये तो हो गई हमारी श्लेष अलंकार की परिभाषा। बात करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हमारा क्या कहता है, ठीक है। रूपक अलंकार के भी हम लोग बारे में हम लोग जानेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है उसके हिसाब से। तो देखिए रूपक अलंकार जो होता है साथियों, ठीक है, रूपक अलंकार यानी कि इसमें आपका श्लेष भी है रूपक भी। तो रूपक अलंकार जो होता है वो कहता है कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है, रूपक अलंकार। जैसा कि आप लोगों ने इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को पता होगा, मुख ही चंद्रमा है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा है, ठीक है।
और अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर है, मेरी भव बाधा और राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। ठीक है ना, मतलब छाया पड़ रही है उसकी। तो यहाँ पर दोस्तों श्लेष और रूपक दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रूपक का तो मैंने एक उदाहरण बता दिया आपको, और आपका एक उदाहरण मैं आपको यमक का श्लेष का भी बता दूं। ठीक है, श्लेष का भी बता दो। श्लेष में क्या कहा गया था कि जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। इसके ऊपर देखें, अलंकार के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूरा उसमें अलंकार होगा, मतलब पूरा का पूरा अलंकार ही अलंकार उसमें होगा। ठीक है, और वो वीडियो जो आपके लिए होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर वॉच करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार, जो श्लेष है हमारा, उसका जो एक आप लोगों ने उदाहरण, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए नौ बरे मोती मानस चोन। ठीक है, इसका अर्थ भी आपको पता होगा। बात करते हैं यहाँ पर यमक अलंकार की। तो यमक आ गया, तो यमक बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यमक क्या होता है? ठीक है, यमक ये होता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो आपके आ जाते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना कुछ बताया जाएगा पूरा परफेक्ट बताया जाएगा। यमक अलंकार क्या होता है? यानी कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे, प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहां यमक अलंकार होता है। और इसका जो आप लोगों ने सबसे बढ़िया उदाहरण बहुत बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका। अब हमारा एक और आता है, क्या आता है? अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति। ठीक है ना, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है 39 नंबर। 39 नंबर क्या दिया गया है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? ठीक है, जल्दी से बताइए सभी साथी, जल्दी से बताइए सभी साथी भाई, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल जल्दी से, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि गौशाला, ठीक है ना, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला जाने की, जिसे क्या कहते हैं? स्थान, साय के लिए स्थान प्रतीत होता है, अतः यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष कह लीजिए, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि समास होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल आपको डिटेल में बताया जाएगा, अच्छे से समझना है बस आप सभी को। समास क्या है? यानी कि संधि में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं, समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं। यानी कि जैसे आपको बताया मैंने अभी बताया ना कि घोड़ा प्लस गाड़ी, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं घोड़ा गाड़ी, यानी घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी, क्लियर। और इसी तरह यानी उन्हीं मुख्य शब्दों को पास पास बैठाने की विधि को क्या कहते हैं? समास। कैसे? इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, माँ और बाप जैसे माँ बाप, जहां चार राहें मिलती हों चौराहा। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं साथियों? समास होते हैं। और समास आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ये 4 प्रकार के आप समास होते हैं। और यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर जो हमारा आया है, यहाँ पर हमारा जो आया है गौशाला किसके अंतर्गत आया है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी एक समास आता है जिसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास। यानी इसमें क्या होता है? के लिए, मतलब गाय के लिए स्थान यहाँ पर आ रहा है ना, मतलब गाय के लिए। अगर संप्रदान तत्पुरुष को पहचानने की सबसे बड़ी विधि यही है, सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप, जैसे देशभक्ति में क्या आता है? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति के लिए आ जाए बस, ठीक है ना, के लिए। कन्या विद्यालय यानी कन्याओं के लिए विद्यालय, क्लियर ना। और उसी तरह भूत बलि यानी भूतों के लिए बलि, उसी तरह हमारा इसमें भी आ गया गौशाला यानी गायों के लिए स्थान या शाला कह लीजिए, क्लियर ना, समझ में आ गया ना। बिल्कुल समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए समाज के ऊपर भी मैं एक आपको स्प्लिट वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो दे दूंगा ट्रिक के साथ, बिल्कुल जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। 40 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। अभी मैंने आपको बताया देशभक्ति, अभी ऊपर मैंने आपको बताया देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में भी यही समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष। लेकिन आपको कहीं कहीं पर तत्पुरुष लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको संप्रदान तत्पुरुष लिखा मिलेगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, तत्पुरुष का ही एक रूप है संप्रदान तत्पुरुष। जहां पर उसको पहचानने की ट्रिक होती है वो होती है के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है ना, संप्रदान के लिए, संप्रदान अपादान के लिए, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर दोस्तों संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि देश के लिए भक्ति, के लिए आ रहा मतलब संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान देशभक्ति यानी संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए
आगे बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। प्रागैतिहासिक में किस उपवर्ग का प्रयोग होता है? प्रॉक, प्रॉग, प्रा या प्रागैतिक? जल्दी से बताइए सभी से, प्रागैतिहासिक में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग होता है? जल्दी से सभी साथी बता देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। उपसर्ग बताना है भाई, उपसर्ग। जी जी, सही है सही है सही है। जी जी, उपसर्ग बताना, बिल्कुल बिल्कुल उपसर्ग बताना है आपको, उपसर्ग ही बताना है, उपसर्ग। ठीक है ना, उपसर्ग बताना है। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? ठीक है ना, किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है दोस्तों प्राक का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्राक ऐसे लिखा मिलेगा, नहीं हलंत मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हालांकि है नहीं। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं कि तुलसीदास किसकी कविता है? जी हाँ, याद कर लीजिएगा आप लोग, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, आगे की, हरिवंश राय बच्चन की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी, तुलसीदास किसकी रचना है? जी हाँ साथियों, तो देखिए तुलसीदास जो रचना है वो छायावाद के श्लाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है ना, अब यहीं पर बात करते हैं कि अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है तो इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था, यानी ये कविता कब लिखी थी इन्होंने? तो इन्होंने लिखी थी 1938 में। याद कर लीजिएगा लोग, 1938 में लिखी थी यह कविता। ठीक है ना, और सर्वाधिक कठिन कविता इनकी, ये सर्वाधिक कठिन कविता मानी जाती है। कौन सी? तुलसीदास जो है इनकी सबसे कठिन कविता मानी जाती है। और इनकी और भी कविताएं हम लोग देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपने एक पढ़ा होगा, कुकुरमुत्ता पढ़ा होगा, परिमल पढ़ा होगा, अनामिका पढ़ा होगा, और गीतिका पढ़ा होगा। बहुत सारी कविताएं आप लोगों ने पढ़ा होगा, अड़िमा पढ़ा होगा, बहुत सारी कविताएं आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की, जो कि हमारा 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहिष्कार, जी हाँ, बहिष्कारिका संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कारिका संधि विच्छेद क्या है? आपको जल्दी से बताना है कि बहिष्कार जो है उसका संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहिष्कार का संधि विच्छेद, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा बहि प्लस कार। बहि प्लस कार ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, बहि प्लस कार बहिष्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। नियम इसका कौन से होते हैं संधि विच्छेद करने के लिए? यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी संधि? यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? बहिष्कार में विसर्ग संधि हो जाएगी। बात करते हैं इसको नियम कौन कौन थे। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ड का खा पा फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। शा कौन सा भाई साहब? ये वाला शा, बहिष्कार। ठीक है ना, ये वाला मतलब आधा शा हो जाता है। क्लियर? चलिए भाई आगे बात करते हैं प्रश्न के 44 नंबर की। वैदेही वनवास किसकी रचना है? पूछा गया है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदेही, ठीक है ना, वैदेही किसकी रचना है? यहाँ पर बड़े एक की मात्रा होगी। ठीक है ना, वैदेही, वैदेही ऐसे लिखा जाता है, वै, ओके। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हम हरिहौद के नाम से जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की, या मैथिली शरण गुप्त की, या श्रीधर पाठक की? तो वैदेही जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिहौद कहते हैं, कृति वैदेही वनवास द्वारा। ठीक है ना, सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन किया है इन्होंने। और इनकी रचना, ये जो रचना की गई थी ये 1941 में की गई थी। याद कर लीजिएगा आप लोग, इसकी ये जो रचना वैदेही वनवास है, ये हरिहौद ने जो रचना की इसकी, ये 1941 में की गई थी। और इनकी जो और भी हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो हरिहौद हैं यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद हैं, ये किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, द्विवेदी युग के। ठीक है ना, द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, द्विवेदी युग के। और यहीं पर बात करते हैं अगर कि इनकी और भी रचनाएं, जैसे कि पारिजात हो गई, रसक लस हो गई, और यहाँ पर चोखे चौपदे हो गए। ठीक है ना, बहुत सारी हैं। और ठेठे हिंदी का ठाठ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब तो वैसे कि जो आ रहे हैं, अब नया सिलेबस जो आ रहा है उसमें तो ये सब पाठ दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की 45 नंबर प्रश्न की। 45 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पहिया, लिखावट, पखावट या मझदार। जल्दी से बताइए सभी साथी, ये जल्दी से बताइए सभी साथी भाई। जी जी बिल्कुल,
ठीक है ना। लिखावट, लिखावट जो है ये क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, अच्छा है नहीं, अच्छी है कहते हैं ना, आपकी लिखावट जो है बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब स्त्रीलिंग के साइड जा रहा है, अच्छा है नहीं कहता ना, आपकी लिखावट जो है बहुत अच्छा है, अच्छी है। ठीक है, पखावट भी आपका स्त्रीलिंग है। मझधार ये भी आपका स्त्रीलिंग है। बात करते हैं यहाँ पर पहिया की, तो पहिया जो हमारा है वो पुल्लिंग शब्द के रूप में होता है, पुल्लिंग शब्द के रूप में होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कि पहिया का शब्द कैसे हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई पहिया कैसे स्त्रीलिंग है, मतलब पुल्लिंग है, तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा यथा समय, समय का पहिया सदैव घूमा करता है। ये तो कोई कहता नहीं ना कि समय का पहिया सदैव घूमा करती है, जो समय का पहिया है वो सदैव घूमा करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की, जो कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सही विकल्प आपको छांट के लिखना है। और यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, पढ़ लीजिए, 1 मिनट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ सकते हो। बस ये आपको लगभग ये आपको हर एक पेपर में मिलेगा, हर एक पोर्शन में मिलेगा। जैसे कि आपको पता है ना, अभी कल जो मैंने लिया था बाल विकास का मॉक टेस्ट, या बाल विकास का कह लीजिए, मैंने आपको टेट का बाल विकास का जो वीडियो दिया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। और देन आपका हर एक मतलब सब्जेक्ट में आता है, जितने भी सब्जेक्ट है ना, बाल विकास हो गई आपकी, हिंदी हो गई आपकी, और बात करते हैं आपकी जो इंग्लिश हो गई है, इंग्लिश के बाद संस्कृत भी इसी के अंतर्गत आती है, संस्कृत बाद मैथ भी आता है, मैथ के बाद आपका पर्यावरण आता है। ठीक है ना, मतलब जितनी भी आपके सब्जेक्ट वगैरह आती हैं सारी के सारी, इसमें 5 सब्जेक्ट जो हैं वो पूछी जाती हैं। ओके, तो उस सब में लगभग ये आता रहता है, तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आंसर तो आपको दिख ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। संप्रेषण काल क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। जल्दी से बता देंगे सभी साथी, किसको व्यक्त करना जल्दी से बता देंगे। संप्रेषण कला क्या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल देख लिया हो चाहे जो हो गया हो, लेकिन आंसर जो है सही आ रहा है, अलंकरण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ को प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों में भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कला कहलाता है। यानी इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न की, जो कहता है कि संप्रेषण कला जो है, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है, संप्रेषण कला जो है, ठीक है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, भाषण से, अनायास से, या विषय की अच्छी पकड़ से? तो संप्रेषण कला का जो विकास होता है वो किससे होता है? वो होता है एक अभ्यास से होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्यास से होता है। यानी संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बात करते हैं प्रश्न की, 48 नंबर प्रश्न की। 48 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ के उत्तर दीजिएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपको बताना है कौन सा है, या छात्रा क्या? संयुक्त व्यंजन, जी हाँ साथियों, संयुक्त व्यंजन आपको बताना है कि ये कौन सा है संयुक्त व्यंजन। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, व्यंजन आपको बताना है कि भाइयों कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए मैं आपको लगभग हिंदी का पोर्शन जो है आपका संज्ञा जो है, या कह लीजिए लिंग, वचन, केस या नंबर जिसे कहते हैं, कारक कह लीजिए, सर्वनाम कह लीजिए, और आपका इसी में विशेषण भी आ जाता है, सर्वनाम के भेद आ जाते हैं, और आपके मतलब जितने भी टॉपिक आपके आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक सारे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई साहब, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताइए। 48 नंबर भाई जल्दी से बताइए सभी साथी, कौन सा व्यंजन नहीं है? ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो दिए गए विकल्प में क्या है कि ए हो जाएगा, यानी या संयुक्त व्यंजन नहीं है, अपितु अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये आता है। कौन सा? ये आता है साथियों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, कौन आता है? या जो है हमारा वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। बाकी के जो छात्रा, ज्या, त्रा हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साइड चला जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं 49 नंबर की प्रश्न की, कि मृत्युजय पद में कौन सा समास है? मृत्युजय पद में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? तो फटाफट अंदाज में जिन भी साथियों को पता है भाई जल्दी से सभी साथी बता देंगे कौन सा हो जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बता देंगे। दिग हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, या फिर द्वंद्व हो जाएगा। जल्दी से बता देंगे सभी साथी समास इसमें से कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा समास हो जाएगा?
तो भाई यहाँ पर जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, मृत्युंजय में यहाँ पर बिंदी हो गया इनकी, ठीक है ना। मृत्युंजय में कौन सा समास हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बहुव्रीहि समास जो हो जाएगा, बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं हम लोग। बहुव्रीहि हो जाएगा, एक कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, यानी जो शब्द, या कह लीजिए जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मृत्युंजय पद, ठीक है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेष बन जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दो शब्द प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। क्लियर, बहुव्रीहि समास हो जाता है हमारा। चलिए इसके कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। बहुव्रीहि के कुछ और भी उदाहरण देखना हमें बनता ही है। जैसे दुरंगा हो जाता है, यानी दो रंगों वाला, और बढ़ चढ़कर बोलने वाला, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं। और इसके और आ जाते हैं, जैसे मंदगति आ जाती है, पीताम्बर और बारहसिंघा, कनफटा, सिरफटा, एक तारा, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे बहुव्रीहि के अंतर्गत। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न की बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग होता है। अलम का प्रयोग होता है अलंकार, अलंकार मतलब आधा माह हो जाएगा अलम शब्द का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यह तथा यहाँ पर क्या होता है कि अलम प्लस कार होता है, अलंकार होता है। अलम प्लस कार इसका अलंकार होता है, यानी अलम का शाब्दिक अर्थ है भूषण। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न की, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचित या पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा, जी हाँ दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिख गया। जल्दी से बता दीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सर्वनामिक विशेषण यानी पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है 52 नंबर की, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विवेचन होगा, संश्लेषण होगा, व्याख्या होगी या विभाजित होगा। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। 52 नंबर भाई, 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे भाई 52 नंबर का। भाई विश्लेषण जो शब्द है का विलोम क्या होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम हो जाता है संश्लेषण, आप लोगों ने पढ़ा होगा। संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न की जो कि हमारा दिया गया है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ, दंत्य, मूर्धन्य या अनुनासिक। तो भाई यहाँ पर देखते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, ता वर्ग की जितनी भी व्यंजन संधियाँ होती हैं सब में लगता है ता। आप लोगों ने कह के देख लीजिए ना, ता अगर आप ता कहेंगे तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर के दांतों से जरूर ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि टा ता ता, ठीक है ना, नहीं निकलेगा, मुंह से नहीं निकलेगा, ता नहीं निकलेगा जब तक आपकी जबान जो है, जीभ जो है वो ऊपर के दांतों में नहीं लगेगी तब तक। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ चल जाएगा, बी के दंते हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए भाई दंत ही होगा जी, बिल्कुल। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न की जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये साथियों आप सभी के लिए। तो ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा जाए, तो उपरोक्त में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से शा 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 हो जाता है। ऑप्शन नंबर किसके सर चलेगा, ए के सर चलेगा। यहाँ पर गलती से सी छप गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रश्न की 55 नंबर प्रश्न की कि अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यल्प है, अत्याधिक है, अनधिकत है या अनधीन है। तो यहाँ पर अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, अत्यधिक अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, जिसका सटीक विलोम क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा, यानी अर्थात जिसका जितना कम हो सके, अत्यल्प जितना कम हो सके, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की कि ऋतु का विलोम, ऋतु का विलोम क्या है, अनृत है, वक्र है, विकीर्ण है या अन्याक्य है।
रित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो रित शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो अनृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के सेट चला जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के सेट चला जाएगा। आगे बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न के, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो संकल्प में शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, यथा सम प्लस कल्प बराबर संकल्प होता है। याद कर लीजिएगा लो, सम उपसर्ग लगा है और क्या होता है कि यही होता है हमारा बन के क्या होता है, सम प्लस क्या होता है, कल्प। सम प्लस कल्प मिलके क्या होता है, संकल्प बन जाता है। आगे बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, कृतवाच्य होगा या अन्य वाक्य होगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, यानी वो अपने भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है ना, खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे, भाववाच्य। आगे बात करते हैं हम लोग 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तद्भव और उसके तत्सम रूप का कौन सा मेल जो है वो गलत है। लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, लुनाई, लवंटा या आयसु आदेश। आयसु आदेश जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो ये क्वेश्चन भी आपका लगभग कोर्ट में गया था क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही हैं। कौन कौन से, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, आंत और आंध्र और लुनाई और लवंडता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एंड सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मेल जो है इसका गलत है। कौन कौन से, लुनाई और लवंडता का मेल बिल्कुल गलत है, अन्य युग्म सही है, लेकिन लवणता का अर्थ सुंदरता होता है। लवणता का जो अर्थ होता है वो सुंदरता होता है। और जो आंत और आंत्र हैं, ठीक है ना, आंत और अंत्र, इसमें क्या होता है कि जबकि लुनाई जो क्या है तत्सम लवणता होगा। लुनाई क्या होगा, तत्सम लवणता होगा, तद्भव तत्सम की दृष्टि से आंत और अंत्र, ठीक है ना जी, बिल्कुल। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, आज का लास्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय या रामधारी सिंह दिनकर या रसज्ञ रंजन। अगर आपने उस दिन रामधारी सिंह दिनकर की एक वीडियो मैंने आपको बताई थी जीवन परिचय के ऊपर, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, उससे अगर स्क्रीनशॉट लिया रहा होगा उनकी रचनाओं के बारे में, तो अगर आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप सही कर सकते हो कि ये इनकी रचना है या फिर नहीं है। चलिए भाई जल्दी से बताइए सभी साथी। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी रचना का जोड़ा जो है गलत है। तो बिल्कुल संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, और रसज्ञ रंजन के जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये भी है। लेकिन स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। उनका एक रचना नहीं है, उनकी एक ये नाटक है। स्कंदगुप्त उनका एक नाटक था ये, ठीक है, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये भी है। तो ये तो दोस्तों आप सभी के वेरी 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बन जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।